मैं भी उस दिन श्मशान घाट से लौट रहा था। रास्ते में हमें एक लंगड़ा आदमी मिला। उसका चेहरा इतना पीला था जैसे कई दिनों से धूप न देखी हो। दूर से वह किसी मुर्दे जैसा लग रहा था। वह दयनीय आवाज में बोला, काका मेरी टांग ठीक नहीं है, कृपा करके मुझे श्मशान घाट तक छोड़ दीजिए। दादाजी ने भौहें सिकोड़ ली। बेटा मैं तो अभी श्मशान घाट से ही लौट रहा हूँ, रास्ता उल्टा पड़ता है। लेकिन वह लंगड़ा आदमी हमारी तरफ घूरता रहा और फिर वही बात दोहराई, काका मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान घाट तक छोड़ दीजिए। मैं भी असहज हो गया। दादाजी ने पूछा, अरे बेटा इतनी रात गए श्मशान घाट में क्या काम है? उस आदमी ने बैलगाड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अजीब तरीके से हमें घूर रही थी। काका मेरी टांग ठीक नहीं है, मुझे श्मशान घाट तक छोड़ दीजिए। अब दादाजी का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा छोड़ दूंगा, लेकिन पहले 2-4 कदम पीछे हट जाओ। उस आदमी की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह कुछ नहीं बोला। दादाजी फिर बोले, अगर तुम्हें गाड़ी में बैठना है तो पास आओ, ऐसे एक ही जगह खड़े रहोगे तो कैसे चलेंगे? शायद उसने दादाजी की बात समझ ली। धीरे धीरे उसने बैलगाड़ी से अपना हाथ हटा लिया। जैसे ही उसकी पकड़ छूटी, दादाजी ने जोर से बैल को हाँक दिया। बैल दर्द से उछला और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। मैंने घबराकर पीछे देखा। वह लंगड़ा आदमी एक टांग घसीटते हुए हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। मैं डर के मारे कांप उठा। दादाजी के माथे पर भी पसीना चमक रहा था। रात का सुनसान पहाड़ी रास्ता और ऊपर से चांदनी। उसकी शक्ल अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर पुराने घावों के निशान थे। मतलब वह अभी भी हमारे बहुत करीब था। यह बात समझ से परे थी। बैलगाड़ी इतनी तेज दौड़ रही थी, फिर भी वह पीछे नहीं छूट रहा था। मैं घबरा कर बोला, दादाजी वो हमारे और करीब आता जा रहा है। दादाजी ने बिना जवाब दिए बैल को और तेजी से हाँका। कुछ देर बाद मैंने फिर पीछे देखा। इस बार वह आदमी गायब था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बैल की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली। दादाजी वो चला गया, हम बच गए। लेकिन मेरी बात सुनते ही दादाजी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं चौंक गया। क्या हुआ दादाजी? उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, राजू अब ध्यान से सुन, थोड़ी देर में हम पहाड़ी मोड़ से गुजरेंगे। वहाँ चाहे कुछ भी दिखे या सुनाई दे, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी आवाज में ऐसा डर था कि मैंने तुरंत सिर हिला दिया। ठीक है दादाजी। ये रास्ता हम कई बार तय कर चुके थे, लेकिन उस रात हर पेड़ हर झाड़ी डरावनी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल के अंधेरे में कोई हमें देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई, जैसे कोई चीज हमारे साथ साथ चल रही हो। दादाजी ने बैलगाड़ी रोक दी। उनकी नजरें अंधेरे जंगल पर टिकी थी। मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। दादाजी फुसफुसाए, राजू अगर मैं तुझे भागने को कहूँ तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस दौड़ते जाना। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में एक घुड़सवार दल दिखाई दिया। उनमें 4-5 जवान आदमी थे। उन्हें देखते ही दादाजी ने राहत की सांस ली। उन्होंने आवाज लगाई, बेटा जरा मदद कर दो, हमें गांव तक पहुंचा दो। उनमें से एक आदमी को मैं पहचानता था। उसका नाम रमेश था। वह श्मशान घाट में खाना बनाने का काम करता था। रमेश ने पूछा, काका इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दादाजी बोले, श्मशान घाट से लौट रहे थे, रास्ते में कुछ अजीब हुआ। रमेश का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, कुछ दिनों तक रात में बाहर मत निकलिए, हालात ठीक नहीं है। दादाजी ने पूछा, क्यों क्या हुआ है? रमेश ने धीमी आवाज में कहा, श्मशान घाट से एक पुरुष का शव गायब हो गया है। दादाजी का चेहरा उतर गया। उन्होंने तुरंत पूछा, उसकी उम्र कितनी थी, शक्ल कैसी थी? रमेश ने सिर हिलाया, ठीक से नहीं जानता, बस इतना पता है कि वह जवान आदमी था। वह एक पल रुका और फिर बोला, सुना है कि अंतिम संस्कार के लिए उसकी बारी आने वाली थी, तभी उसका शव रहस्यमय तरीके से गायब